बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि कल ज़ोरदार 3 धमाके हुए, जिसके बाद अब तक के इत्तलात ये हैं कि 104 से ज़ायद अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, 150 के करीब ज़ख्मी है, जिसमें मर्द व ख़वातीन भी शामिल हैं। कल अमरीकी सदर जो बाइडन ने अवाम से खिताब करते हुए ये कहा था कि हम भूलेंगे नहीं, हम पीछा करेंगे, हम दाइश के लोगों को मारेंगे, हमें मज़ीद कमांडोज भी अफगानिस्तान में भेजना पड़े तो हम भेजेंगे, हम इस वाक़े को नहीं भूलेंगे, जो वहाँ पे लोग हमारे मरे हैं वो हमारे हीरो हैं, हम उन्हें याद रखेंगे। इस पूरे सिनेरियो के अंदर आज की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, आज तालिबान ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो खुद को एनडीएस का एहलकार बताता है और ये बताता है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो उस गवर्नमेंट में काम करने वाला आदमी है। तालिबान ने ही उसे पकड़ा है, उसके हाथ से कुछ चीज़ें बरामद हुई जिसमें तकरीबन 12 से लेकर 15 तक कार्ड्स थे जो उसने बना रखे थे। वो किसके लिए काम कर रहा था? ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक इस वक्त जो शरपसंद अनासिर अफगानिस्तान में मुतहर्रिक हैं वो उन्हीं में से एक शख्स है। अफगानिस्तान के अंदर एनडीएस की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके अलावा माजी में जो गठजोड़ रहा, उनकी जो बाकियात हैं, वो जो लोग अभी तक मुतहर्रिक हैं, इस हवाले से राना मोहम्मद साहब ने प्रेडिक्शन की थी कि इस वक्त लोग वहाँ पे कितने मौजूद हैं, उनकी हरकत क्या है, तालिबान उन पर क्या गहरी नज़र रखे हुए हैं। वो पहले मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। टीटीपी, दाइश या और कोई ऐसी तंजीमें, कालाधन तंजीमें जिनको भारत ने अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग दे रखी थी, वहाँ से इस्तेमाल किया जाता था। तालिबान के वहाँ पे आने के बाद उनमें से बहुत से लोग तो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी और तरफ निकल गए, लेकिन बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने अपने हुलिये चेंज कर लिए, जिन्होंने अपने कोड चेंज कर लिए, जिन्होंने अपने ठिकाने चेंज कर लिए। मेरे पास इतला ये है कि 100 से जायद दाइश और टीटीपी के ऐसे अफराद जो शरपसंदी फैला रहे थे, जिन्होंने फैलानी थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, राना अजीम साहब का ये कहना था। अब उसके बाद फिर नई डेवलपमेंट ये है कि अब मजीद लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं। दूसरी जानिब DGISPR ने आज तफसीली ब्रीफिंग दी है और सरहदी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया है। तो मौजूद बहस को आगे बढ़ाने के लिए अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवा दूं। सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है राव खालिद साहब ने, सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने, और कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है सईद खावर साहब। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया। राना साहब, कल का वाकया और कल के वाकये की आज तक गूंज, फिर आज तालिबान का बराए नाम एनडीएस के एक एहलकार को पकड़ना जो खुद को एनडीएस का एहलकार शो कर रहा है, फिर उसके साथ साथ DGISPR की आज तफसीली ब्रीफिंग, पूरा खुलासा क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, DGISPR की आज मुकम्मल ब्रीफिंग में 2 चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर थी। नंबर 1 कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान से मौजूदा जो अफ़गानिस्तान में तालिबान हैं, इनके साथ कैसे तल्लुकात हैं, ये किसी सूरत में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और दूसरी, उन्होंने क्लियर किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या होता था, वो तमाम पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी, दासू वाक़या, बलोचिस्तान के अंदर के वाक़यात, दीगर वाक़यात, चाइनीज़ पे हमले हों, गैर मुल्कियों पे हमले हों, मजालिस पे हमले हो, मसाजिद पे हमले हो, फ़ौजी शहीद, हमारे फ़ौजियों को शहीद किया जाए, कितने वाक़यात थे उसमें रा, एनडीएस, मोसाद, ये सब मुलव्वस थे। और सब के ताने बाने जो थे वो बाकायदा अफ़गानिस्तान के अंदर भारतीय कौंसलेट से मिलते थे, वहाँ से हदायत जाती थी, वहाँ से सब कुछ होता था, ट्रेनिंग वहाँ पर होती थी, सब कुछ होता था। आज DGISPR एक ज़िम्मेदार शख्स है, उन्होंने सबूतों के साथ वो तमाम चीज़ें सामने रखी। या सर, अब बात करते हैं ज़रा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की। देखिए, मुझे याद है, ये पिछले जुमे को ही हमने प्रोग्राम किया था, जिस वक़्त सुहेल भट्टी साहब ने भी एक इंकशाफ किया था कि बहुत से लोग पाकिस्तान किस तरह दाखिल हो गए थे, वहाँ से भाग के जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, इसी तरह दीगर और बहुत से मामला डिस्कस हुए थे। या सर, मेरे पास जो इतला है, ये जो शख्स पकड़ा गया है, मैंने उस दिन भी कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों को ये तालिबान जो हैं, इनकी जो ज़िम्मेदारान है वो सामने लाते जाएंगे कि ये भी बंदा मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है, क्योंकि इनके पास एक लिस्ट मौजूद थी। इन्होंने बहुत से लोगों को गिरफ़्तार कर लिया था और अब जो गिरफ़्तार हुआ है, मज़े वाली बात यह है कि जो जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया, जिससे मैंने कहा था इन्होंने अपने रूप चेंज कर लिए, ये शख्स जो है बाकायदा तालिबान की शक्ल में आ गया है। इसने ये वहाँ पे शो किया कि मैं तालिबान हूँ,
मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ, और उसी तरह सड़कों पे फिर रहा था, उसी तरह सरकारी दफातर में जा रहा था, उसी तरह अपनी सारी चीज़ें कर रहा था। और इसके बाद से जो कार्ड्स निकले हैं, उनके अलावा जो दस्तावेज़ात निकली हैं जिनका उन्होंने हवाला दिया है, वो बड़ी खौफनाक है। उसमें उनकी बाकायदा डिटेल मौजूद है, वो किससे उसने आगे किस किस को कहाँ पे क्या का जिम्मेदारी दी हुई है। ये एक कारकुन नहीं है, ये बड़ा एक अहम शख्स है। और कल जो धमाके हुए हैं उसके ताने बाने किधर से मिलते हैं, इसने उसमें क्या रोल अदा किया, और आने वाले दिनों में अचानक काबुल के अंदर, कंधार के अंदर और हरात के अंदर और दीगर जगहों पे इसने क्या करना था, मज़ार शरीफ में इसने क्या करना था। इनका टारगेट तो ये था, जो ज़राए जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इनका टारगेट तो ये था कि इनके बहुत से साथी तालिबान के रूप में मौजूद हैं, जिन्होंने तालिबान का रूप धार रखा है। तालिबान नहीं है वो, उसमें दाइश के लोग भी हैं, उसमें टीडीपी के लोग भी हैं, उसमें रा के लोग भी हैं, उसमें एनडीएस के लोग भी हैं। और टारगेट कौन होगा? टारगेट होगी तालिबान की क़यादत। अब तालिबान की क़यादत कोई प्रोटोकॉल के साथ नहीं चलती। वो लोग जो है किसी तरह, ये नहीं होता कि उनके साथ कोई 1000 गनमैन चलता हो, उनके साथ ये नहीं होता कि उनसे आम आदमी नहीं मिल सकता। वो तो जहाँ पे बैठते हैं खाना खाने के वक्त तो ज़मीन पे बैठ के खाना भी खा लेते हैं। नमाज की अदायगी के लिए जब नमाज का वक्त होता है वो सड़क पे मौजूद हो, वहाँ पे जैनमाज बिछाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। उनके कोई ठाट बाट वो नहीं है जो हुक्मरानों के होते थे, वो एक इस्लामी रियासत के मुताबिक, इस्लामी कवानीन के मुताबिक है। तो टारगेट इनका ये था कि कभी किसी को मारा जाए, किसी को शहीद किया जाए, घर भर फैलाई जाए, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ काम किए जाए, और फिर नाम, जिस तरह हमने पहले दिन कहा था कि नाम आया कि जी तालिबान ऐसे कार्य, बस लूटमार करनी थी इन लोगों ने, नाम आना था तालिबान का। कत्ल गारत करनी थी इन लोगों ने, नाम आना था तालिबान का। महंगाई को फ़रोग दिलाना था इन लोगों ने, नाम आना था तालिबान का। और किसी जगह औरतों का सर काट देना था, या औरत के साथ ज्यादती करनी थी, या औरत के साथ बदतमीजी करनी थी, नाम आना था तालिबान का। तो ये सारी चीज़ें थी। इस शख्स से बहुत कुछ निकला। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि 100 के करीब लोग हैं जो इस वक्त हिरासत में हैं, और ये जो शख्स पकड़ा गया इससे तो बड़े अहम तरीन इंकशाफात हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग गिरफ्तार हैं, पहले बताया तो उसमें कुछ लोग जो हैं वो भारतीय भी हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माजी में जो अमेरिकी फोर्सेस थी उनके बड़े हिदमत गुजार थे। 4 से 5 लोग तो वो हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि बेहतरीन ट्रेनर थे, ट्रेनर, और वो ट्रेनर भी थे, रूप मुसलमानों का था लेकिन वो मुसलमान है ही नहीं, बाकायदा दाढ़ी रखी हुई है, हर चीज़ है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। उनको इस्तेमाल किया जाता था मजहबी फसादात के लिए। ऐसी ट्रेनिंग वो देते थे कि मजहबी फसादात किस तरह करवाने हैं, शिया सुन्नी, अहले हदीस, बरेलवी, ये मुस्लिम जो फसादात है किस तरह कराने हैं। तो ये था तालिबान जो है वो, उनकी अपनी एक इंटेलिजेंस है, उन्होंने बड़े करीब से इन लोगों का मुशाहदा किया हुआ है। आज तो एक शख्स की निशानदेही की है ना, आज तो उन्होंने इकरार कहा, आज उन्होंने कह भी दिया है कि कुछ अहम दस्तावेज़ात भी उनसे मिली है। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि ये तालिबान के रूप में था। तो अब उनके पास वो एक लिस्ट आ गई है, और मेरी इत्तला के मुताबिक अब जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त भी काफ़ी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। और मैं ये भी माज़रत से कह दूँ कि कुछ तो वहाँ पर सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जिनका तल्लक भी अफ़गानिस्तान से है, और उन लोगों ने जाली मीडिया के कार्ड भी यासर बना रखे थे, उनमें से भी 2 लोग जो हैं उन्हें ज़ेर हिरासत किया गया, भी गिरफ़्तार नहीं किया गया। चेक किया जा रहा है कि अगर ये मीडिया से तल्लक है तो फिर उन्हें शायद कोई रिलीफ मिल जाए, और अगर नहीं है, मेरी पास इतना है कि उनका तल्लक नहीं है, और ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका जुमा 12 से आई हुई चीज़ों को वहाँ फैलाना और एक नफ़रत की फ़ज़ा कायम करना। आप गौर करें ज़रा कि मुझे कल सईद खाबर साहब ने एक वीडियो भेजी, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी कि भारत क्यों चीख रहा है, भारत क्या कह रहा है, वहाँ पे इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है कि जनाब ये जो हेलीकॉप्टर चलाया जा रहा है ये तालिबान नहीं है बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग हैं, जनाब ये फ़लाँ चीज़ जो चलाई जा रही है ये फ़ौज नहीं, ये पाकिस्तानी फ़ौज है। इसी तरह आपने आज नीटो के हवाले से और कुछ साबिक अमरीकी वज़रा, मौजूदा वज़रा, उनके हवाले, ज़िम्मेदारान के हवाले से भी सुन लिया कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पे, कितनी कीमती चीज़ें वहाँ पे मौजूद है, क्या क्या हम छोड़ के आ गए हैं, क्या क्या तालिबान के हाथ लग गए। तो ये सारा कुछ कहने के बाद आखिर में वो पाकिस्तान पे आ जाते हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा था और पाकिस्तान ने तो उसका जवाब दे दिया। लेकिन आज तालिबान के हाथ में जो चीज़ आ गई है, ले मैं आपको एक नया इंकशाफ कर दूँ, अगले 8 से 10 दिन में ये नीटो ये तमाम फोर्सेस को निकलने दें, उसके बाद वो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी दस्तावेज़ात सामने लेकर आ जाएंगे। और
जैसे ही उनकी हुकूमत तकमील में पहुंचती है, तकमील का मराहल पूरे होते हैं, पूरी काबीना जो भी बननी है, तो उसके बाद वो चीज़ें सामने ले आएंगे। इनका जो इंटेलिजेंस विंग है बाकायदा इनके जो तर्जमान है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों को सामने लाएंगे, दस्तावेज़ात सामने लाएंगे, फिर उसमें वो सारी चीज़ें सामने रखेंगे कि कौन कौन शख्स जो है यहाँ पर सुकून बर्बाद करना चाहता है। आपको पता है कि ये जो गिरफ्तार शख्स है, इसके पास से जो मोबाइल्स मिले हैं, एक नहीं 4 मोबाइल्स मिले हैं, सिमें मिली हैं, और इसके निशानदेही पे जो लोग पकड़े गए हैं उनसे जो चीज़ें मिली हैं, उनको हुक्म कौन देता था? उनको हुक्म वही देता था जो बरतानिया में किसी को मिल के आया था। उसको हुक्म वही देता था जो कहता था कि अब अशरफ गनी नहीं है तो मैं अफ़गानिस्तान का कायम मुकाम सदर हूँ। जनाब वो और उसके लोग कहाँ से उसको डील कर रहे थे, कौन सी कॉल कहाँ से आती है, बहुत कुछ यासर मिल चुका है। राव साहब, हमने कल काबुल में होने वाले बम धमाकों के मंजरनामे का अहाता किया था। आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त में कि जब पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का वक्त आन पहुंचा था, कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हुई, जो सूरत हाल जहाँ पे ख़राब दिखाई देती थी वो भी ठीक होने के करीब थी, तो ऐसे वक्त में ये धमाके और फिर अमरीकी सदर का ये कहना कि अगर हमें मज़ीद कमांडोज अफ़गानिस्तान में भेजना पड़े तो हम भेजेंगे, मंजरनामा कितना तब्दील होता दिखाई देता है? देखिए, यही इम्पॉर्टेंट बात है जो बुनियादी तौर पे ये एक्ट है कल का, ये एक डेस्परेशन का एक्ट है। बड़े तरीक़ों से कोशिश की गई कि अमेरिका वहाँ से ना निकले, क्योंकि अमेरिका के निकलने से जिन लोगों को प्रॉब्लम वहाँ पे होनी शुरू हो चुकी है, हो रही है, और जिन लोगों के वो कहते पंजाबी में कहते हैं माँ मर गई है जिनकी, तो वो उनकी पूरी कोशिश थी कि यहाँ से अमेरिका किसी तरीके से ना निकले, अलाइड फोर्सेस वहाँ पे रहें। उसके लिए बहुत से हथकंडे इस्तेमाल किए गए। अब जबकि ये बात तय हो गई है, अमेरिकी सदर ने वाज़े तौर पे कह दिया है 31 अगस्त तक हम बिल्कुल निकल जाएंगे यहाँ से, उसके बाद कोई चांस नहीं हमारा रहने का। अगर कुछ लोग हम निकाल नहीं भी पाए तो वो वहीं रहेंगे, या किसी और रूट के ज़रिए, पाकिस्तान के ज़रिए उनको, अगर अमरीकी है या दूसरे गैर मुल्की जो हैं उनको निकाला जा सकता है, या अमरीकी वीज़ा होल्डर्स जो हैं उनको। ये असल कोशिश ये थी, ये एक डेस्परेशन का एक्ट है। जब अब उनको पता चल गया कि यहाँ से अब ये नहीं रुकेंगे, अब कोई चांस ही नहीं है कि अमेरिका यहाँ पे ठहरे, या कोई वेस्टर्न कंट्री या उसके अलाइज या नेटो किसी सूरत में भी यहाँ उनकी मिलिट्री प्रेजेंस रहे, तो वो डेस्परेशन में इस किस्म की अब हरकतें शुरू की गई हैं। उसका फ़ायदा कोई नहीं होने लगा, क्योंकि जो जाने वाले हैं वो जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं। अब बची कुची उनके कुछ लोग रह गए हैं, उनकी मिलिट्री एवैक्यूएशन भी शुरू हो चुकी है, अमेरिका की, बरतानिया की भी हो चुकी है ऑलमोस्ट। मेरा ख्याल है शायद 31 से पहले ही वो ऐलान कर दें कि हम अगले 1-8 दिन में, 2 दिन में अपनी क्लियरेंस का कर दें। तो ऑब्वियसली वहाँ के हालात ख़राब करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से तालिबान ने अब तक बिहेव किया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी ग्रिप शो की है, ये इमीडिएट जो अरेस्ट है ये ज़ाहिर करता है कि वो उनकी जो गिरफ्त है वो काफ़ी तगड़ी है। उनको बहुत सी चीज़ों का पता था, उन्होंने ऑलरेडी उसके इंतज़ाम कर रखे थे, मुनासिब सही जगह पे सही बंदा लगा के, सही अपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनके पास प्रॉपर हैं, उनका कंट्रोल सूबों में हो, चाहे मरकज़ में हो, काबुल में हो, या दूसरे इलाकों में हो, मुख्तलिफ अजला में हो, पंजशीर वैली भी इवन उसमें एक आध ज़िले की वो नेगोशिएशन चल रही है, तो उनके पास पूरा कंट्रोल भी है, पूरा उनको तरीक़ाकार का भी पता है, पूरी तैयारी के साथ वो मौजूद है, उनको पता है कि किस तरह से हमने चीज़ों को हैंडल करना है। इसलिए ये वक्ती तौर पे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, 1-2 दिन बाद और कुछ हो जाए, 4 दिन बाद कुछ हो जाए, कोई महीने बाद हो जाए, इक्का दुक्का वाक़यात इस किस्म के शायद हों, क्योंकि नो डाउट वहाँ पे ये लोग मौजूद हैं और उन एसेट्स को चलाने वाले लोग भी पीछे से उनको पुश कर रहे हैं कि किसी तरीके से माहौल को वहाँ पे ख़राब किया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा देर वो कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि जो पुराना फैक्टर था, जो बाहर से फोर्सेस सपोर्ट करती थी उन कुव्वतों को, जब तालिबान पहले थे वहाँ पे, वो अब वो सपोर्ट उनको मुहैया नहीं है। अब वो सारी कुव्वतें तालिबान के साथ बात करना चाहती हैं, उनसे ताल्लुकात रखना चाहती हैं, उनके साथ मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह से तालिबान भी आइसोलेशन में नहीं रहना चाहते, वो भी पूरी दुनिया के साथ मिल के चलना चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो अमेरिका का रवैया है। अमेरिका क्या रवैया अख्तियार करता है, क्योंकि अमेरिका कभी भी रिलायबल
पार्टनर के तौर पे हम उसे समझते थे, लेकिन वो कभी भी काबिल एतमाद नहीं रहा। जहाँ उसका इंटरेस्ट खत्म होता है उसके बाद हमने देखा कि वो तमाम ममालिक को इसका इदराक भी हो गया होगा जिनकी दोस्ती उनके साथ बहुत गहरी रही, लेकिन वक्त पड़ने पर जब वो पीठ फेरता है तो तब इदराक इसका हो जाता है। लेकिन बहरहाल लोग आजमाए हुओं को दोबारा आजमाने की भी कोशिश करते हैं। खबर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त तैयारी कैसी है कराची में? वो लोग जिन्हें ट्रांजिट वीज़ा दिया गया, अकोमोडेशन जिनकी कराची में है, उनको किस तरीके से सहूलियात दी जाएंगी? देखिए जी, इसके हवाले से सिंध हुकूमत और वफाकी इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ऐसी जगहों का भी इंतखाब कर लिया कि जहाँ पर इन्हें रखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में, उसके पेश नज़र यहाँ भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने जो अफ़गानिस्तान से पसपाई के बाद, शिकस्त के बाद और अमेरिका के वहाँ से इनखला के बाद जो सूरत हाल बनी है कि एक तो अफ़गानिस्तान के जो मकामी क़यादत है जो अभी उभर कर सामने आई है तालिबान की शक्ल में, वो क्या करना चाहती है और हुकूमत साजी किस तरह करती है, उसके असरात हमारे मुल्क पर भी पड़ने हैं, हमारे खित्ते के तमाम ममालिक पर पड़ने हैं और तमाम खित्ते के ममालिक जाग रहे हैं। इसी तरह सिंध में भी सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमत ने जो है वो इनको मेहमानों के इस्तकबाल के लिए और उन्हें महदूद रखने के लिए इंतज़ामात कर लिए हैं और उनके लिए एक डिसिप्लिन भी बनाया जा रहा है जिसके तहत वो एक महदूद रहेंगे और किसी तरह की मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आपके इल्म में है कि पहले भी 30-35 लाख मुहाजिरीन को बर्दाश्त कर चुका और उनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो सिंध में आई थी और उनके सिंध में आने के बाद जो है सिंध में मसाइल पैदा हुए थे, मुआशी मसाइल पैदा हुए थे और इंतज़ामी मसाइल पैदा हुए थे और ताहाल हम वो माशी और मसाइल और बर्दाश्त कर रहे हैं और इंतज़ामी मसाइल का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध ये नहीं चाहती कि इस नए फेज़ में कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए हमारे लिए कि हम माजी की गलतियों को दोहराएं या माजी में जो हमने कुर्बानियाँ दी जिसका हमें सिला भी नहीं मिल सका, ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो कि जिससे इसलिए बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं और लूपहोल को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। भट्टी साहब, बात अफगानिस्तान पे एक बार फिर से करूंगा। आप क्या समझते हैं कि तालिबान की जो मौजूदा इंटेलिजेंस है वो उसके मुकाबले में किस हद तक स्ट्रॉन्ग है कि उनके मद्दे मुकाबल साबिका इंटेलिजेंस NDS अफगानिस्तान की रॉ, मोसाद, CIA, इसके मुकाबले में मुकामी इंटेलिजेंस उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती? यासी देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि यकीनी तौर के ऊपर तालिबान की अपनी एक इंटेलिजेंस भी है, उनका एक एक्सपीरियंस भी है, लेकिन दूसरी जानिब वो सुपर पावर्स, बिलखसूस वो 48 ममालिक का इत्तेहाद, नेटो फोर्सेस, जिनको आज इस दुनिया के तमाम ममालिक ने अपनी आँखों से उनकी इबरतनाक शिकस्त देखी और वो उनके ज़ख्म अभी ताज़े हैं, उन्हें तकलीफ़ तो होगी। और जैसा कि राव साहब ने भी कहा कि अमेरिका ने कभी किसी के साथ एक बाएतमाद पार्टनर के तौर के ऊपर काम नहीं किया, अगरचे कि पिछले 2-3 साल से एतमाद साजी की फ़ज़ा हमवार की गई, तो ये मसाइल और चैलेंज तो रहेंगे। उसके बाद भारत, आप उसको बिल्कुल उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिससे वहाँ पे उसके अरबों डॉलर्स डूब गए और वहाँ पर फिल वक्त ग्राउंड के ऊपर उसने JNDS के साथ गठ जोड़ किया हुआ था, वो टूटा हुआ, लेकिन उसके अनासिर वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा अलमिया जो अभी ब्लास्ट हुए और दाइश के खाते में सब कुछ डाला गया, हमने देखा कि जब भी ये आलमी ताकतें बेबुनियाद इल्ज़ामात के ऊपर के ज़रिए से जब मुसलमान ममालिक पर चढ़ दौड़ी और जो उनका मुसलमानों के खिलाफ जो उनका प्रोपेगेंडा होता है उसको तकवीयत देने के लिए एक दाइश का सहारा लिया गया। इराक के अंदर खून रेजी की गई, शाम के अंदर की गई और अब अफगानिस्तान के अंदर भी उसका नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। तो अपेरेंटली अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम दाइश का देखें तो वो इंटरनेशनल फोर्सेस के जो मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा होता है, जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे होते हैं, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। उसके अलावा इसके कहीं रूट्स दिखाई नहीं देते ऑर्गेनाइज। इसके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, हैवी वेपन्स हैं, हैवी मशीनरी है, वो अचानक ना ज़मीन से निकलती है ना आसमान से आती है। उसको वो ताकतें जो सारे निज़ाम को किसी मुल्क में कंट्रोल कर रही होती हैं, जिनकी मर्जी के बगैर वहाँ चिड़िया पर नहीं मारती, उनकी मौजूदगी में सब कुछ वहाँ पहुँचता रहा है। तो ये एक डिफरेंट फिनोमिना है जहाँ पर ये फिनोमिना वो ताकतें तालिबान के लिए चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश करेंगी। सवाल ये है कि क्या तालिबान इस चैलेंज से निमट सकते हैं? बिल्कुल निमट सकते हैं। उसका तरीक़ेकार यही है
कि जल्द अज जल्द जो आगे सारा हुकूमत का निज़ाम साजी होनी है, लोगों के जो मसाइल हैं उसको हल करना है, मुआशी शोबों के ऊपर तवज्जो देनी है, खारजा अमूर पर तवज्जो देनी है। और माजी के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो बाहमी तौर पर दस्तगिरबां होते थे, तालिबान की भरपूर कोशिश है को इस मरतबा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। यही वजह है कि पंजशेर के अंदर भी निगोसिएशन की जा रही है। तो अफगानिस्तान के अवाम को भी अपने इर्द गिर्द नजर रखनी होगी। ये एक बड़ा क्रिटिकल लम्हा है। अफगानियों ने कई दहाइयों से, कई सदियों से बड़ी कुर्बानियां दी हैं। गैर मुल्की ताकतों के आके इन्हें अब इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपस में इनको इत्तेहाद इनका हो और उसके साथ साथ मौशियत की बेहतरी पर तवज्जो हो, हुकूमत साजी पर तवज्जो हो। तो ये जो दाइश का फैक्टर है, ये तालिबान को नाकाम करने की कोशिश होगी, वो तमाम काविशें रायगा जाएंगी। तो इनको अब कॉन्सेंट्रेशन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस का निज़ाम हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होगा और जिसके असरात हमें नजर आएंगे और नजर आना शुरू भी हो गए। लेकिन दुनिया की जितनी भी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस हो, जहाँ पे साजिशी ममालिक इकट्ठे हों, जहाँ पे उनका बड़ा भारी सरमाया लगा हो और आसपास वहाँ पर दरमियान में उन्होंने बहरूप ये पैदा कर रखे हों, तो वो कभी कभार अपने छोटे मकासद हासिल करने में कामयाब होते हैं। लेकिन जब विल स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आप ऐसे नासिर को शिकस्त देने में कामयाब होते हैं। साथ साथ नई तश्कील दी जाने वाली हुकूमत और उसके साथ अफगानी अवाम के कंधों पर यह भार आता है। आने वाले दिनों में अगर मुल्क की मईशत को सही समत में गामजन करना है, बेहतरी करनी है, तो आलमी ताकतों के मुकाबले में अंदरूनी सतह पे इनफरादी किरदार भी अदा करना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जहां पे हम बात करेंगे पीडीएम के कराची में जलसे की, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची के दौरे की, तो वहीं पे आज के अफसोसनाक वाक़े का भी हमें जिक्र करना चाहिए। कराची के इलाके कोरंगी टाउन में एक केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 16 अफराद जान की बाजी हार गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 25 अफराद फैक्ट्री में काम कर रहे थे जब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इसमें अफसोस एक और ये भी है कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। एक ही निकलने का रास्ता था जो आतिशज़दगी के बायस बंद हो चुका था। छत का दरवाज़ा भी बंद था। खिड़कियों पे खड़े होकर मजदूर आहो बुका करते रहे और मदद के लिए पुकारते रहे। एक ही घर के 4 अफराद जान की बाजी हार गए जो चारों सगे भाई थे। एक वो लड़का था जिसकी 1 महीना पहले शादी हुई थी। अफसोसनाक वाक़े का जिम्मेदार कौन है? ये बिल्डिंग डिज़ाइन के हवाले से अभी तक जो सवालात उठते हैं उसके जवाबात मंजर आम पे क्यों नहीं आते? मिल मालिक भी अभी तक फरार है, उससे कोई राब्ता नहीं हो सका। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, एक अफनाक वाक़या अभी तक क्रिटिसाइज होता है। SBCA को आप क्रिटिसाइज करते हैं, KDA को करते हैं कि ये पैसा खा गए, डिज़ाइन इन्होंने गलत बनाए, लेकिन ऐसे वाक़यात के बाद भी 2-4 दिन उस पर बात होती है, फिर लंबी खामोशी। या सर, पहले तो छोड़ देना कौन पैसा खा गया कौन नहीं खा गया। एक वाक़या पहले कराची में हुआ जिसमें कई जाने गई, अब दूसरा वाक़या कराची में हो गया, उसका गम अभी लोगों को भूला नहीं था, अब ये वाक़या हो गया। ज़रा इस वाक़े पे गौर तो करें कि पाकिस्तान की सियासत पे तनकीद करने वाले, मीनारे पाकिस्तान पर एक होने वाले एक वाक़े के बाद शोर मचाने वाले आज सियासी लीडर इतने बड़े वाक़े पर खामोश क्यों थे? कितनी बात इस वाक़े पे की गई, कितना किस वाक़े पे परसू किया गया। सिंध हुकूमत ने इस वाक़े पे कितने लोगों को अब तक हिरासत में लिया। ये फैक्ट्री किस तरह चल रही थी, इसके गेट क्यों बंद थे, इसकी खिड़कियाँ क्यों बंद थी, इसको जब आग लगी, जब इसकी कॉल चली, कितनी देर बाद वहाँ पहुँचे, आग लग गई, अंदर कुछ लोग मौजूद होंगे ना। इस फैक्ट्री को चलाने वाला, जो इसकी निगरानी करने वाला, वो कहाँ थे? उसके बाद बिल्कुल सब ने सुख की बांसुरी बजाना शुरू कर दी। बाकी मौज़ूआत पे बहस हो गई। मौलाना साहब कराची पहुंच गए, मौलाना साहब को बाकी सब कुछ याद आ गया। इस पर कितनी देर बात की, शहबाज शरीफ ने इस पर कितनी देर बात की, बिलावल भुट्टो ने इस पर कितनी देर बात की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस पर कितनी देर बात की, गवर्नर सिंध ने इस पर कितनी देर बात की। ज़रा गौर करें ना। अदारों की बेहिसी तो है ही, सो है, अदारे तो हैं ही हैं, लेकिन अदारों को ठीक करने वालों को बेहिसी कितनी है। आज भी हम जब देखते हैं तो उस पर बात करने वाले कितने लोग हैं, उस पर सियासत ही कर लेते उस पर, और सियासत क्या कर कुछ गिरफ्तारियां ही कर लेते, कोई कानून तो बना देते। एक वाक़या हुआ था,
उस वाक़े के मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, कुछ बरी हो गए, कुछ जेल में हैं, कुछ को GIT ने ज़ुम्मेदार किसी ने लिखा, किसी ने बेगुनाह लिख दिया, चलता रहा ना यासर। उसके बाद ये वाक़या भी तो बड़ा खौफनाक वाक़या है ना। 4 लाशें जिस घर से निकलेंगी, 4 सगे भाइयों की लाशें, जब जनाजे उठाए जाते हैं तो आप सोच सकते हैं उस वहाँ पे क्या आलम होगा। आपने फुटेज में देखा है वो माँ बेचारी किस तरह रो रही थी, किस तरह चीख रही थी, किस तरह चिल्ला रही थी, और सिंध के एक वज़ीर मुख्तसर से उस पर बात करके निकल गए थे, और सियासी जमातें वहाँ पे सब कुछ करके चली गई थी। देखते हैं ना बड़ी वहाँ अपोजिशन जमातें वहाँ पहुँचती हैं तो क्या वहाँ पहुँचने के बाद कौन कौन लोग इन मजलूमों के घरों में जाएगा, कौन वहाँ जाकर इस पे बात करेगा, सारा कुछ पता लग जाएगा। क्योंकि आज पहले दिन तो हमें हुकूमत हो अपोजिशन हो सबकी बेहिसी का पता चल गया। खबर साहब, आप क्या समझते, बतौर कराची के शहरी भी इस तरह की इमारतों के अंदर पे दर पे ऐसे वाक़यात होना, उस पर 2-3 दिन बात होना और फिर उसके मुहर्रिकात को तलाश ना करना और वाक़े को दबा देना, कितनी बेहिसी? या सिर्फ अलमिया यही है, अगर हमने बल्दिया टाउन के साने में मुलविस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया होता और उसकी अगर हम सही तरह से तफ्तीश की जाती और GIT की रोशनी में तमाम पहलू नज़रअंदाज ना किए जाते और लोगों को शिकंजे में लाया जाता तो आज सूरत हाल ये ना बनती। ये बिल्कुल एक छोटा सा मिनी बल्दिया टाउन का सानिया मेराउन टाउन का जो वाक़या है, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से देखें। आपके इमारत जो है वो हर तरफ से बंद है और कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, एक छत पर जाने का रास्ता भी बंद था। और आप ये देखें कि ये एक बिल्डिंग नहीं है मेरान टाउन की जहां आज हादसा हो गया, ऐसी कराची में दर्जनों सैकड़ों बिल्डिंग्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर, ये फैक्ट्री भी गैर कानूनी थी, इसी तरह दर्जनों सैकड़ों गैर कानूनी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं जो लेबर लाज हैं, जो कवानीन हैं उस पर अमल नहीं करती। देखें, पैसे देकर रिश्वत सतानी के ज़रिए लाइसेंस लिए जाते हैं और इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि वो प्लाट जो है किसका था, किसने दिया और कैसे यहाँ फैक्ट्री खड़ी हो गई। आप देखें मालिक अली मेहता वो गायब है, वो राब्ते में नहीं आ रहा, जबकि उसका सुपरवाइज़र भी गायब है। एक मैनेजर है जो बता रहा है कि यहाँ पहले साबुन की फैक्ट्री हुआ करती थी, अब वहाँ केमिकल का काम भी होता है और दूसरे बैग्स वगैरह भी बनते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा केमिकल मौजूद था। और केमिकल जहाँ मौजूद होता है वो यूँ समझे कि वो बम रखे हुए होते हैं, आग रखी हुई होती है, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी इकदाम होते हैं वो नहीं किए गए, कोई चेक करने वाला नहीं होता फैक्ट्रियों में। अगर हाल ही नहीं, राव साहब क्या समझते हैं कौन कसूरवार है? फैक्ट्री मालिक कसूरवार है, हमारे हुक्मरान हैं, हमारे इदारे हैं, या वो बेकसूर मुलाजमीन जो वहां पर ये जानते हुए कि यहाँ पे केमिकल का काम होता है, वहां पे रोजी रोटी के लिए कमाने चले गए, वो खुद कसूरवार? देखिए, पूरा जो सिस्टम इसको ऑपरेट करता है ओवरऑल, वो पूरे का पूरा जिम्मेदार है, इसका कसूरवार सब कसूरवार है। फैक्ट्री मालिक तो बुनियादी तौर पे है ही है, जिसने गैर कानूनी जगह लेके वहाँ पे ये इस किस्म की फैक्ट्री बनाई जिसमें कोई निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा, वाहिद रास्ता छोड़ा। मे भी उसके जहन में हो कुछ चीज़ें चोरी हो जाती हों, उस वजह से उसने बंद किया हो, लॉक करके। नॉर्मली ये होता है कि लॉक करके रखते हैं ताकि कोई चीज़ ना चोरी हो जाए वहाँ से, लेकिन उसके 100 तरीके हैं उसको रोकने के। तो ये बिल्कुल एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, बहुत बड़ा जुल्म है कि उसने किया। उसके बाद जो मुतल्लिका इदारे हैं जिनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो वक्तन विज़िट करके वहाँ हालत देखें, वर्किंग एनवायरनमेंट देखें, आग बुझाने के लिए सहूलियात देखें, और ख़ास तौर पे जो केमिकल के लिए जो जहाँ काम हो रहा होता है, केमिकल का काम हो रहा होता है, उसके लिए तो और बिल्कुल ही और किस्म के मैयज़ होते हैं जो लिए जाते हैं। उसमें बहुत स्पेशल मैयज़ लिए जाते हैं, नॉर्मल फैक्ट्रियों की निस्बत वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गैर मामूली किस्म के इंतजाम किए जाते हैं ताकि वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं नुकसान के, कि केमिकल के जब आग लगती है या किसी तरीके से भी वो लीक हो जाता है या फट जाता है तो उसके लिए ज़्यादा नुकसान होते हैं बजाय इसके किसी कॉटन फैक्ट्री में आग लग जाए या किसी गत्ते की फैक्ट्री में आग लग जाए। तो इसलिए उसके बहुत स्पेशल मेजर्स लिए जाते हैं और उसके रेगुलर विजिट्स होते हैं। जो भी कंसर्न सेफ्टी या उसके मुतल्लिका इदारे जो जितने भी हैं वहाँ पर। फिर जैसे खाबर साहब ने कहा, जब बल्दिया टाउन वाला सानिया हो चुका है, आप देख चुके हैं, एक सानिया आपके सामने हुआ, उसकी पॉलिटिकल साइड भी एक थी, लेकिन स्टिल
आपको पता है इस किस्म का सानिया दोबारा नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपने क्या किया? उसके बाद कौन सी ऐसी कानून साजी की, कौन से ऐसे स्टेप्स लिए, कौन सी ऐसी आपने विजिलेंस अपनी प्रॉपर की कि जिसकी बुनियाद पे आप ये कर सकें कि इस तरह से दोबारा किसी जगह पे वाक़या ना हो? तो मेरा ख्याल है कि आखिरी वाक़या नहीं है, क्योंकि जिस तरह की बेहिस्सी और ये जुल्म जिस किस्म का किया जा रहा है वहाँ पे, ये फिर भी हो सकते हैं इस किस्म के वाक़यात। अब अगर कोई और उसके लिए इनिशिएटिव लेता है, से अगर फेडरल गवर्नमेंट कल को कहती है कि हम तमाम फैक्ट्रियों का मुआयना करेंगे, उसका इंतजाम देखेंगे, बात ये आ जाएगी कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि 1 महीने बाद क्या आपको इस वाक़े की गूंज दिखाई देती? देखिए, 1 महीना तो आप दूर की बात करें, चंद रोज़ में ही इसको खामोश करने की, मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके साथ साथ सिंध के अंदर अपोजिशन जमातें, उनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को दबने ना दें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यकीनी तौर के ऊपर इस फैक्ट्री का मालिक भी उसी तरह बासर है जिस तरह माजी में जितने वाक़यात हुए उन फैक्ट्रीज के मालकान बासर थे। पूरा दिन गुजर गया और उसको अभी तक न मंजरियाम पर आया, न गिरफ्तार किया जा सका। बेहिसी की इंतहा है। उसके बाद बुनियादी तौर के ऊपर इसको केस स्टडी बनना चाहिए, जो माजी में भी जिसकी बात की, जिससे गफलत बरती गई, मुजरिमाना गफलत थी। सिंध के अंदर कराची में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जितनी फैक्ट्रियां हैं उनको वहाँ पे क्या SOPs होने चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के पाबंद हैं। उनसे सर्वे करवाया जाए दीगर कितनी और ऐसी फैक्ट्री हैं जहाँ पर उन तमाम SOPs को, लॉज को, रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, उनको सील करना चाहिए। और उसके बाद जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई रेजिडेंशियल एरियाज में, जो प्लॉट एक रिहायशी प्लॉट था उसके ऊपर फैक्ट्री बन गई, उसको नोटिस देकर वहाँ से मूव कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे तक कराची के अंदर जो गैर कानूनी तमीरात थी वहाँ पर रोल अदा किया, डायरेक्शंस दी, फैसले किए और बहुत बेहतरी आई। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इस मामले को टेकअप करना चाहिए और इस मामले को प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी चाहिए मुसलसल, ना सिर्फ इस वाक़े के हवाले से, इस हादसे के हवाले से, बल्कि दीगर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो ऐसी फैक्ट्री मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में किसी और बड़े हादसे या साने का बायस बन सकती हैं, उनसे निपटने के लिए भी अभी से इक़दाम होने चाहिए। उसके साथ साथ वो लोग जो ये ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी भी ये बुनियादी जिम्मेदारी है, उनके अहले खाना की जिम्मेदारी है कि ठीक है आपने रोजगार की तलाश में जाना है, लेकिन जो गलत तरीके से गलत इलाकों में फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, इलीगल काम कर रही हैं, मुतलका इदारों को रिपोर्ट कीजिए। जहां पर उन SOPs को, रूल्स को फॉलो नहीं किया गया उनको उजागर कीजिए ताकि एक प्रेशर बिल्ड हो और वो लोग उन तमाम हिफाजती इकदाम को इम्प्लीमेंट अहले इलाका की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गैर कानूनी वहां पे काम हो रहा है और उसको मना करें, उसको साथ में रिपोर्ट करें, आला हुकाम तक अपनी आवाज बुलंद करें। तब अगर आला हुकाम एक्शन नहीं लेते तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी जो रेलवे लाइन है वहाँ पे बहुत से गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, ये हज़ारों की तादाद में हैं। वहाँ पे आए दिन हादसात होते हैं, अमवात होती हैं, जिसके बाद वफाकी मुहतसिब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और सदर ममलिकत ने ये अहकामात जारी किए थे कि इन गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स को बंद किया जाए। रेलवे इंतज़ामिया इसमें अपना किरदार अदा करे, लेकिन इस सब के बावजूद वजारत रेलवे की जानिब से उन गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स को बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि उसे बचाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये चलते रहें। क्या वहाँ पे किसी का रोजगार वाबस्ता है? ये मफाद क्या है? इसके पसे पर्दा हकाइक क्या है? भट्टी साहब की तरफ बढ़ेंगे। भट्टी साहब, पाकिस्तान रेलवे के पास फंड्स भी मौजूद हैं, बेहतरीन तरीकाकार भी मौजूद है, इसके बावजूद गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स को बंद क्यों नहीं किया जाता? यासरी, एक बहुत ही खौफनाक और परेशान कुन अमर है कि मुल्क भर के अंदर पाकिस्तान रेलवे के तकरीबन 3,340 या 350 के लगभग क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जिसमें से तकरीबन 1,875 अनमैन्ड है, जहां पर कोई हिफाजती इक़दाम नहीं है। और इन पॉइंट्स के ऊपर अब तक सैकड़ों अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और ऐसे ऐसे साने यहाँ पर हुए इन क्रॉसिंग पॉइंट्स के ऊपर कि जिनके लवाहिकीन और आम लोग अभी भी उनको सोचते हैं तो उनका जो दिल है वो खून के आंसू होता है। लोग कहते हैं कि हम अपने प्यारों का लहूकिन के हाथों पर तलाश करें, लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर कि जहाँ पर
पाकिस्तान रेलवे वसाइल का और इंतजामी इख्तियारात का माजी में रोना रोती रही, लेकिन एक ऐसा केस है जहां पर पाकिस्तान रेलवे ने 21 मिलियन रुपए वसूल किए रेलवे क्रॉसिंग पॉइंट को तमीर करने के, उसके साथ 13 मिलियन रुपए एडवांस तनख्वाहों की मद में वसूल किए, लेकिन उसके बावजूद 3 साल से तमीर होने के बावजूद क्रॉसिंग पॉइंट को फाटक को खोलने पर तैयार नहीं थी, बंद रखा गया एक डिजाइन के तहत। उसकी वजह क्या है, मुहर्रिकात हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मामला वफाकी मौसिब तक पहुंचा। वफाकी मौसिब ने तमाम मामलात का जायजा लेने के बाद फैसला दिया कि एक एग्रीमेंट के तहत, NOC के तहत सब कुछ तमीर हुआ, इसको खोला जाए। उसके साथ ही, उस पॉइंट के साथ ही एक इलीगल क्रॉसिंग पॉइंट्स है, वो दिन रात 24 घंटे खुला है, जहां पर रेलवे को बंद करने की उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, उसको ऊपर रखा गया है, और जहां पर क्रॉसिंग पॉइंट लीगली तमीर किया गया है उसको बंद रखा गया है। वफाकी मौसिब के फैसले पर अमल ना हुआ, अपील हुई का आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत के पास। सदर मुमलिकत ने वजारत रेलवे के खिलाफ फैसला दिया और कहा कि इसके ऊपर फौरी तौर पर इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन वफाकी वज़ीर रेलवे आजम स्वाति साहब और रेलवे के अफसरान के कार पर जूं तक न रेंगी। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस लीगल पॉइंट्स को खोला जाए, इलीगल पॉइंट्स बंद होना चाहिए। वफाकी मौसिब का फैसला दुरुस्त है, लेकिन अमल न होने के बाद वफाकी मौसिब इन अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मजाज है। वफाकी मौसिब को बिल आखिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करना पड़ी, तो फिर ये लोग कुछ एक्टिव हुए। एक्टिव होने के बाद भी क्या कार्रवाई की जा रही है, जो गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट है मुख्तलिफ लोगों को प्रेशराइज करके उसको लीगल करने की कोशिश की जा रही है। वजह क्या है कि वहां पर कुछ सोसाइटीज की इंटरेस्ट है कि इस इलीगल पॉइंट को डेवलप किया जाए ताकि यहां पर गैर कानूनी तौर के ऊपर तमीरात हो सके, और जो लीगल पॉइंट है उसको स्नब किया जाए। उसके अंदर रेलवे के एक ऐसे अफसर हैं जो कि डेपुटेशन पर CDA में तैनात हैं, उसके साथ कुछ और लोग हैं, 62 कारोबारी शख्सियत उसके साथ इन्वॉल्व है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, वफाकी मौसिब के फैसले को, जो सदर मुमलिकत के फैसले को मुंह चढ़ा रही है कि हम कानूनी फैसले को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, इसके बावजूद कि हम करोड़ों रुपए वसूल करके ये कानूनी पॉइंट्स बना चुके हैं। इस्लामाबाद का गोल्डन रेलवे स्टेशन से बसाल का इलाका है, 37 गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जो आज तक कायम है, इस वक्त भी कायम है। जो लीगल पॉइंट है उसको कोई खोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के जाती मकासद के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौर हुकूमत में ये एक बड़ा टेस्ट केस है कि जहां पर इंसाफ की बात की जाती है, वहां पर सदर मुमलिकत के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। अब ये देखिए कि वफाकी मुख्तसिब फैसला दे चुके हैं, सदर मुमलिकत अहकामात जारी कर चुके हैं, हमारी अदलिया ने अहकामात जारी कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ अफराद ऐसे मौजूद हैं जो इन तमाम के फैसलों को सरफे नज़र करते हुए गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स की हिमायत में और कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स की मुखालिफत में अभी तक बैठे हुए हैं। तो सवाल ये निशान है मौजूदा हुकूमत के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने है। अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि मुतनाज़े जो इस वक्त मरदमशुमारी जारी है उसके हवाले से हम टाइम फ्रेम नहीं दे सके। तो एक तरफ मुतनाज़े है मरदमशुमारी सिंध हुकूमत पर, और दूसरी तरफ MQM ने भी ये दरख्वास्त डाल रखी थी वफाकी हुकूमत को, तो उन्होंने इंदिया दिया था कि मरदमशुमारी दोबारा से करवाई जाएगी। तो क्या जब तक मरदमशुमारी नहीं होती तब तक ये टाइम फ्रेम नहीं दिया जाएगा? खावर साहब की तरफ बढ़ते हैं। खावर साहब, बल्दियाती इंतखाबात होते दिखाई देते हैं या फिर ये मरदमशुमारी का एक गोरख धंधा चलता रहेगा? पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ यासिर के पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा सियासी जमातें जब भी बरसर इक़्तिदार आई हैं उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात की राह में रोड़े अटकाए हैं और कोशिश की है कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो सकें। ये बल्दियाती इंतखाबात उनकी मोनोपोली को ख़त्म करते हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ये इख्तियारात का तवाज़ुन जो है वो कायम ना हो और इख्तियारात नीचे तक ना जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 30 अगस्त को 2020 में सिंध के जो इदारे हैं बल्दियाती, इनकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन 160 दिन में पाबंद है आइनी तौर पर कि वो वहाँ इलेक्शन कराए, क्योंकि सबसे पहले वहाँ मुद्दत ख़त्म हुई सिंध में, तो कहा गया कि जी आप टाइम फ्रेम दें। तो सिंध हुकूमत ने मौके इख्तियार किया कि हम मुश्तरका मफादात की कौंसिल में भी जा चुके हैं। हमारे सूबे की ख़ास तौर पर कराची जो दारुल हुकूमत है उसकी मरदमशुमारी सही नहीं हुई। इस पर इनके MQM और पीपल्स पार्टी एक पेज पर थे। लेकिन इस वक्त जो दूसरी जमातें हैं सारी की सारी चाहती हैं कि फौरी तौर पर
इंतखाबात करा दिए जाएँ। MKM गू मगू की कैफियत में है, इसके बरक्स पीपल्स पार्टी किसी मूड में नहीं है कि वो इलेक्शन कराए। उन्होंने इस पर जो है एक वक्त दिया था इलेक्शन कमीशन ने जून तक का, जून तक आप जो है अपने ये मामलात हल करके, लेकिन वो मामलात हल नहीं हो सके। तो अब सितंबर के पहले हफ्ते से इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि उसने ये सारा मामला अपने हाथ में ले लिया है और वो रोज़ाना की बुनियाद पर बैठकर अदालत लगाएंगे और फैसला करेंगे और टाइम फ्रेम देंगे सिंध हुकूमत को कि वो इस टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शन कराए। हल्का बंदियाँ अभी रुकी हुई हैं, हल्का बंदियों के लिए भी वो यकीनन वक्त देंगे और हल्का बंदी बॉल इस वक्त इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में आप देखना है कि हल्का बंदियां कब तक तरतीब दी जाती हैं, टाइम फ्रेम ना देने के बावजूद भी बल्दियाती इंतखाबात सिंध में होते हैं या नहीं होते। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी का इजहार किया। अपोजिशन भी है कि हुकूमत को टफ टाइम देने का सोच रही है, लेकिन हुकूमत 2023 के इलेक्शन के हवाले से भी अब काफ़ी तैयारियां कर रही है। हुकूमत को गुमान भी है कि 2023 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह होगी। किन बुनियादों पर होगी? इस वक्त एजेंडा क्या तश्कील दिया गया है, मैकेनिज्म क्या तब्दील किया गया है कि इतनी खुशगुमानियों में हुकूमत दिखाई देती है? राना साहब, क्या वजह है कि हुकूमत को यह लगता है कि 2023 का इलेक्शन होनी चाहिए? देखिए, हुकूमत समझती है कि 2023 का इलेक्शन इसलिए उनका है कि हुकूमत का जो अंदाज़ा है कि अपोजिशन आपस में फट चुकी है। अपोजिशन जो है उनके पास कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुपिंग है, पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध तक महदूद होकर रह गई है और इसी तरह उनके जहन में जो है कि वो आने वाले 2 सालों में कुछ ऐसे काम कर जाएंगे, कुछ ऐसे इक़दाम कर जाएंगे कि अवाम पिछला तमाम जो सिस्टम है वो भूल जाएगी और हमें वोट देगी। अब मेरे पास जो इतला है, मैं इतला क्या है, मुझे खुद तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा ने जो इस कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने एक बाकायदा कमेटी तश्कील दे दी है जो जायज़ा ले रही है कि पूरे पाकिस्तान में साबका जो इलेक्शन थे 2018 के, उस इलेक्शन में कितनी ऐसी नशिस्तें थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम मार्जिन से हारी, कितनी ऐसी नशिस्तें थी जो तहरीक इंसाफ बहुत बड़े मार्जिन से हारी, कितनी ऐसी नशिस्तें थी जो तहरीक इंसाफ जो है आपस में इख्तलाफात की वजह से हारी, और कितनी ऐसी नशिस्तें थी जहां पर तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल अपना अच्छा उम्मीदवार दे ही नहीं सकी और किसी खाते में नहीं आई। उसने कहा उसके बाद उन हलकों में काम किया जा रहा है जहां पे बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। अब वहाँ पे जो उम्मीदवार है, क्या आइंदा आने वाले इलेक्शन में जीत सकता है या नहीं जीत सकता, तो किस उम्मीदवार को लाया जा सकता है। उन्होंने कहा ये तैयारी अब हमने 2 साल पहले शुरू कर दी है। और दूसरा उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा जी हमने ये फैसला भी कर लिया और वज़ीर आज़म की तरफ से ये हदायत भी मिल चुकी हैं कि अपने लोगों को, अपने उम्मीदवारों को जो जिस हल्के में मुतवक्को उम्मीदवार है उसको मजबूत करें। जिसकी एक वाज़ेह मिसाल आप देख लें कि पंजाब के अंदर बिलखसूस लाहौर शहर में वज़ीर आला पंजाब की हदायत के बाद अब पुलिस ने बाकायदा अरकान असम्बली और इनके जो नामजद करदा लोग हैं मुतहलकों में, उनसे खुद DIG लाहौर राब्ते कर रहे हैं। इसी तरह दीगर महकमों के लोग राब्ते कर रहे हैं। यही सिस्टम अब पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत है, जहाँ इनके लोग मौजूद हैं, उनसे उनके ज़रिए कराया जाएगा ताकि इनके मुतवक्को उम्मीदवार जो हैं या जो मौजूद MPA हैं, MNA हैं, उनके तरक्याती काम हों, उनके कहने पे ब्यूरोक्रेसी चले, उनके कहने पे पुलिस चले और वो अपने हलकों में अपनी मर्ज़ी से काम करवा सकें। ये उन्होंने कहा हमने एक सिस्टम बनाया उनके बकौल, तहरीक इंसाफ के बकौल, कि हम अगला इलेक्शन जो है वो इंतहाई बेहतरीन तरीके से जीतेंगे। मेरा भी ये सवाल था कि बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, खुर्दोनोश की अशिया महंगी, कानून का ये आलम है कि पुलिस जो है रोज़ाना की सतह पर 5, 6, 7 ऐसे मुकदमा दर्ज कर रही है कि जनाब ज़्यादती के मुकदमात हैं। उसके बगैर, उसके अलावा कानून का ये आलम यहाँ पे हो चुका है कि जिस जगह जब दिन दिहाड़े चोरी डकैती की वारदातें होती हैं, करप्शन पहले से भर गई, तो किस तरह आप करेंगे। उन्होंने कहा जी आखिरी 6 माह इतने कमाल के होंगे कि लोग हम सब ये सारा कुछ भूल जाएंगे, लेकिन पहली दफ़ा हम ये कर रहे हैं कि हल्का वाइज एक एक चीज़ को देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि हल्का वाइज देखने से उनका कुछ होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो उन्होंने इक़दाम शुरू कर दिए हैं कि जिसके तहत अब उनके अरकान असम्बली खुश होना शुरू हो गए हैं, उनके मुतवक्को उम्मीदवार खुश होना शुरू हो गए, शायद उससे आने वाले वक्त में अब वो रवायती सियासत की तरफ आ गया। राव साहब क्या समझते हैं, एक ऐसी हुकूमत जो 3 साल बाद भी अभी तक बेरोजगारी, अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, इदारों के गैर फाल होना, बेरोजगारी का बढ़ जाना, अशियाए खुरनोश का महंगा होना, महंगाई का तूफान, लोड शेडिंग, तमाम जिम्मेदारी गुज़श्ता हुकूमतों पर डाल रही है, वो अब से 2 साल बाद आपको इस जगह पे मुस्तहकम दिखाई देती है कि वो अगला इलेक्शन भी अपने नाम कर सके?
देखिए, मैंने यासिर 2-3 दफ़ा ये पहले भी बात कर चुका हूँ, वो बिल्कुल अब नए एजेंडे के साथ उन्होंने जो 3 साल जो कुछ किया वो अपनी जगह पे, अब वो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ चीज़ों को कर रहे हैं। अशिया की प्राइसेस के कंट्रोल के हवाले से भी आप देखेंगे 1-2-4 दिनों में बहुत से अहम स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ों के प्राइसेस के हवाले से किया जा रहा है। आपके यहाँ गंदम मौजूद है लेकिन स्टिल इंपोर्ट करने की कल ईसीसी ने मंजूरी दे दी। इसी तरह से बाकी कमोडिटीज़ के हवाले से भी वो एक स्ट्रेटेजिक स्टोर जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्राइसेस को एक ख़ास सतह पे रखा जा सके। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन के शोबे में, बाकी शोबों में जो उन्होंने पॉलिसी लेवल पर काम किया हुआ है और ख़ास तौर पर डेवलपमेंट जो उनका एजेंडा है वो बहुत बड़ा है, मैसिव है। और फिर आम लोगों तक, किसान हो गया, गरीब आदमी हो गया, उसके लिए जो एहसास प्रोग्राम, किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, इस पर बड़ा मैसिवली और एग्रेसिवली काम शुरू कर दिया गया है। और आप देखेंगे बहुत जल्द उसके वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसके असरात किस किस्म के होते हैं वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन बेसिकली बजट से जो काम शुरू हुआ है वो यही है। अगले बजट में इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो आम आदमी के लिए काविश करेंगे। और उसके बाद फिर इलेक्शन स्ट्रेटजी के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मशहूर है। 2018 के इलेक्शन उन्होंने उसी स्ट्रेटजी के तहत ही जीते थे जिस तरह से उन्होंने अपने लाइन अप किया था। ये है कि बाकी मानदा 2 सालों के दौरान जी किस हद तक तब्दील होती है, किस हद तक बेहतर होती है और समरात महंगाई को कम करने के और आवाम की फलाह बहबूद के अवाम तक कब पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब, राना अजीम साहब, सोहेल इकबाल भट्टी साहब और सईद खावर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।